हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्टडी भी आपकी अच्छी रही होगी। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन चैप्टर जनसंख्या, ठीक है। और उसका ये पार्ट थर्ड लेक्चर है। 1 2 हम बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये इसका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। चलिए आज इसमें जानते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? जनसंख्या संगठन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये जनसंख्या संगठन होता क्या है। और इम्पोर्टेंट है, कोई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आइए जानते हैं। देखिए, जनसंख्या भूगोल का है ना वह भाग आयु और लिंग का विश्लेषण, यानी जनसंख्या संगठन जो है ये भूगोल का एक क्या है, आपका भाग है, ठीक है। जिसमें हम आयु के बारे में जानते हैं कि कितने लोग जो है कितने आयु के हैं, ठीक है। लिंग के बारे में जानते हैं कितने लोग क्या बोलते हैं पुरुष है, कितने लोग स्त्री हैं, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। निवास का स्थान, अर्थात कितने लोग जो है गांव में रहते हैं, कितने लोग जो है शहर में रहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। मानव जातीय लक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं, कितना लोग हिंदी बोलता है, कितना लोग कौन भाषा बोलता है। धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, कितना लोग हिंदू है, कितना लोग मुस्लिम है, ये सब धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। वैवाहिक स्थिति, यानी कितना आदमी का जो है विवाह हो गया है, कितना आदमी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है ना। साक्षरता और शिक्षा, यानी कितना आदमी जो है नहीं पढ़ा है, कितना आदमी है जो पढ़ा है, ठीक है। व्यवसायिक विशेषताएं, ठीक है, आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या संगठन, ठीक है। तो किसे क्या क्या चीज का अध्ययन करते हैं जनसंख्या संगठन में? आयु का अध्ययन करते हैं, लिंग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। निवास का स्थान, मानव जाति का लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक, इस सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या संगठन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जनसंख्या संगठन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे क्या देखते हैं यहाँ पे? देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का है ना 68.8% लोग गांव में रहते हैं तथा 31.6% जो लोग जो है नगर में रहते हैं। यानी जो भारत का कुल जनसंख्या है उसमें से, जो भारत का कुल जनसंख्या है मेरे भाई, उसमें से 68.8% जो लोग जो है ना गांव में रहते हैं। कितना लोग गांव में रहते हैं? तो 68.8% जो लोग हैं ना गांव में रहते हैं। और यहाँ पे 31.6% जो लोग हैं ना नगर में रहते हैं, यानी शहर में रहते हैं। तो आ सकता है कि भारत के ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, जो गांव में रहते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? तो 68.8%। और शहर में रहने वाली की जनसंख्या कितनी है? तो 31.6%। समझ में आ गई होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार, ठीक है ना, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है ना टोटल 22 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है भारत में? 22 भाषाएं बोली जाती है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। आ सकता है एक एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। इस वीडियो को आप 24 घंटे के अंदर देख लेंगे, और 24 घंटे के अंदर आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? है ना, हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और देखिए, भारत में सबसे कम संस्कृत भाषा बोली जाती है, और एगो बोडो भाषा होता है, ठीक है ना, जो मणिपुरी बोली जाती है। अर्थात 3 भाषा जो है भारत में सबसे कम बोली जाती है, एक संस्कृत, एक बोडो और एक मणिपुरी। ये 3 भाषा जो है ना सबसे कम बोली जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है भारत में? तो हिंदी है। और कौन कौन है? तो संस्कृत है, बोडो है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। आ सकता है क्वेश्चन में कि भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। भारत में सबसे कम बोलने वाली भाषा कौन है? संस्कृत और बोडो है। भारत में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। यानी भारत में सबसे कौन है? हिंदू धर्म के लोग हैं, अर्थात हिंदू धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन रहता है जी? हिंदू धर्म के लोग रहता है। कितना लोग रहता है? तो 79.8% जो लोग हैं ना हिंदू धर्म के लोग रहते हैं भारत में, ठीक है। और यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो है आपको लिखे हैं, जो कौन किस धर्म का लोग जो है ना कितना परसेंट भारत में रहते हैं, ठीक है। और ये आपके बुक में भी दिया होगा, तो बुक को भी देख लेना। देखना यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग जो है कितना रहते हैं भाई? तो 79.8%। हिंदू धर्म के लोग भारत में कितना रहते हैं? 79.8%। मुस्लिम धर्म के लोग भारत में कितना रहते हैं? 14.2%, ठीक है। ईसाई धर्म के लोग भारत में कितना रहते हैं? 2.3%। और सिख धर्म के लोग कितना रहते हैं? 1.7%। बौद्ध धर्म का लोग कितना रहते हैं? 0.7%। और जैन धर्म का लोग कितना रहते हैं? 0.4%। तो इसमें 2 चीज आप याद रखना कि हिंदू धर्म के लोग जो है ना
भारत में कितना रहते हैं 79.8%, ठीक है। और मुस्लिम धर्म के लोग कितना रहते हैं 14.2%, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीज पर ध्यान देना है। एक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप जो आपके पास बुक है उसको पढ़िए, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा, सच में कह रहे हैं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिए, जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव का बुक देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बाद उसके बाद आप क्या कीजिए ना, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। कौन बैंक देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक। ये 4 चीजें कर लीजिए। एनसीईआरटी पहले बुक पढ़ लो, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, उसके बाद आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, इस जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। 4 चीज कंप्लीट कीजिए ना, आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो क्या ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं, और 24 घंटे के बाद जो है वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, तो केवल लिंक से ही वीडियो खुलेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़े। चलिए भाई, तो हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है, आइए इसको जानते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक ये है कि आर्थिक स्तर पर आ सकता है, सॉरी, आर्थिक दृष्टि से, है ना, भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है ना। कह सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक स्तर पर बताइए भारत की जनसंख्या को, है ना, कितने भागों में बांटा गया है। पूछ सकता है कि भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या बता दो, तो पहला का नाम है भाई मुख्य श्रमिक, ठीक है, श्रमिक। दूसरे का नाम क्या है, सीमांत श्रमिक। तीसरा का नाम क्या है, अश्रमिक, ठीक है। तो पूछ सकता है कि भारत की जनसंख्या कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम बताओ तो मुख्य श्रमिक, दूसरा का नाम बताओ सीमांत श्रमिक, तीसरा का नाम बताओ अश्रमिक, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे ये मुख्य श्रमिक आखिर ये होता क्या है, किसे कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, वह व्यक्ति जो एक बरस में, है ना, कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। कहने मतलब क्या है कि एक बरस में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। और 365 दिन में जो 183 दिन काम करेगा, जो व्यक्ति 183 दिन, जो आदमी 183 दिन क्या करेगा, काम करेगा, यानी मजदूरी करेगा ना, उसी को हम बोलते हैं मुख्य श्रमिक। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? जो व्यक्ति 365 यानी एक बरस में, जो व्यक्ति एक बरस में, है ना, यहाँ एक लिख देते हैं, एक बरस लिख देते हैं, जो व्यक्ति एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में 183 दिन क्या करेगा, काम करेगा, मजदूरी करेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य श्रमिक। ये तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति एक बरस में, जो व्यक्ति एक बरस में 183 दिन से कम काम करता है, 183 दिन से कम काम करता है ना, कम काम करता है ना, जो व्यक्ति एक बरस में, यानी 365 दिन जो होता है एक बरस में ना, तो 365 दिन में, है ना, 183 दिन से कम काम करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सीमांत श्रमिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया, वह व्यक्ति जो एक बरस में, वह व्यक्ति जो एक बरस में 183 दिन से कम काम करता है ना, जो व्यक्ति एक वर्ष में, है ना, जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सीमांत श्रमिक बोलते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट है अश्रमिक। अश्रमिक किसे कहेंगे, तो जो व्यक्ति काम ही नहीं करता है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रमिक बोलते हैं। वह व्यक्ति जो काम नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, अश्रमिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जो व्यक्ति एक बरस में 183 दिन काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य श्रमिक। जो व्यक्ति एक बरस में 183 दिन से कम काम करेगा उसे बोलेंगे सीमांत श्रमिक। जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा उसे बोलेंगे अश्रमिक। पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, बता दो, कोई दिक्कत है आपको तो बता दो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। आगे समझाएं, आ जाइए। नोट में एक बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, कि भारत में कुल जनसंख्या का, है ना, क्या बोलते हैं इसको, 39.8% श्रमिक है और 60% जो है आदमी अश्रमिक है। कहने का मतलब ये क्या है कि भारत में पूरे भारत में, ठीक है, 39.8% जो लोग हैं वो काम करते हैं और 60% जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अश्रमिक का मतलब काम नहीं करते हैं और श्रमिक का मतलब जो काम करते हैं। श्रमिक किसे कहेंगे, तो जो व्यक्ति काम करता है उसे श्रमिक कहेंगे,
जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसे अश्रमिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि पूरे भारत में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो काम करते हैं। तो बताइए 39.8% जो लोग हैं वो काम करते हैं और 60% जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। ये समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो बताओ भारत में कितने लोग हैं जो काम करते हैं, कितने परसेंट लोग हैं। ठीक है, परसेंट में पूछे कितने परसेंट लोग हैं, तो 39.8% लोग हैं जो काम करते हैं और यहाँ पे 60% ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है भारत में, है ना, भारत में 54 यानी 54.6% जो लोग हैं, 54.6% सार्वजनिक प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त कि 54.6% जो लोग काम करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और 3.8% जो काम करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और 41.6% जो लोग काम करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अभी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता क्या है, तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे ना। तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, फर्स्ट चैप्टर में दिया है। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, देखिए नहीं पढ़े होंगे आप तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र से तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि कृषि क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो खेत मतलब खेत खलियानों में जो काम आदमी करता है ना, जो किसान है उसको हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं। जो खेत खलियान में जो भी काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो 54.6%, 54.6%, 54.6% है ना, अर्थात कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग कितने हैं, 54.6%। ठीक है, तो 54.6% ऐसे लोग हैं जो खेती गृहस्थी करते हैं, है ना, जो किसान हैं। बातें समझ में आ गई? अब देखिए द्वितीय क्षेत्र ये क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ, द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है निर्माण क्षेत्र। क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्माण क्षेत्र, जो आपको 10th में पढ़ना है ये सब। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, निर्माण मतलब कोई चीज का आविष्कार कर देना। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक आप देखे हैं ना, कोई चीज का आविष्कार करते हैं, जैसे मान लो मोबाइल कोई आविष्कार किया होगा, फेसबुक का कोई आविष्कार किया होगा, यूट्यूब का कोई आविष्कार किया होगा, कोई बल्ब का आविष्कार किया, कोई रेडियो का आविष्कार किया। ठीक है, तो इन, हाँ, तो भारत में ऐसे 3.8% लोग हैं ना, 3.8% लोग हैं ना जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, निर्माण क्षेत्र में आते हैं, निर्माण करते हैं, यानी निर्माण करते हैं किसी चीज का। ठीक है, 3.8% लोग जो किसी चीज का निर्माण करते हैं। और तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भाई सेवा क्षेत्र। क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो सेवा कर रहा है, डॉक्टर जो है इलाज कर रहा है तो सेवा कर रहा है, तो ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो आपका इलाज करता है तो उसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। टीचर पढ़ा रहा है तो उसको आप क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में कितने लोग आते हैं बता दो, 41.6% लोग आते हैं, 41.6%। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग आते हैं, 54.6%, 54.6% ऐसे लोग हैं जो खेती गृहस्थी करते हैं। बात समझ में आ गई? द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र को बोलते हैं, यानी कोई चीज किसी चीज का कोई निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मान लो जो कोई कुर्सी का निर्माण करते हैं, कोई कुछ चीज का निर्माण करता है, तो निर्माण करने वाले लोग द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग आते हैं, 3.8%। तृतीय क्षेत्र में कितने लोग आते हैं, 41.6%। ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, निर्माण क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बातें आपको समझ में आ गई यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये इसलिए बताना पड़ रहा है ना क्योंकि आप क्या बोलते हैं मैट्रिक में नहीं पढ़े हो, तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेना है, कहीं लिख लेना। ठीक है, कि द्वितीय क्षेत्र को ये बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को वो बोलते हैं, लिख लेना कहीं, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखना, भारत के भाषाओं के 4 परिवार है। भारत के भाषाओं के कितने परिवार है पूछ सकता है। भारत के भाषाओं का भी परिवार है, कितने परिवार है भाई, 4 परिवार है। भारत के भाषाओं का कितना परिवार है बता दो, 4 परिवार है। कौन कौन है देखिए, आष्ट्रिक निषाद परिवार से कितने लोग आते हैं, 1.38% आते हैं। ठीक है, आष्ट्रिक निषाद परिवार से। ठीक है, द्रविड़ परिवार से कितने लोग आते हैं, 20% लोग आते हैं। ठीक है, चीनी तिब्बती किरादत
इससे कितना लोग आते हैं? 0.8% लोग आते हैं। भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा से भाषा परिवार से कितने लोग आते हैं? 73% आते हैं। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन यहां पूछ रहा है भाषा परिवार, भाषा नहीं पूछ रहा है। भाषा पूछे तो हिंदी है, लेकिन भाषा परिवार क्या है? तो भाषा परिवार क्या है? भाषा परिवार है भारतीय यूरोप आर्य, जो कितना परसेंट बोला जाता है? 73%। बात समझ में आ गया? भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सबसे कम बोले जाने वाली अगर भाषा पूछ दे आपसे तो संस्कृत है, बोडो है। लेकिन अगर भाषा परिवार पूछ दिया तो कौन है? चीनी तिब्बती या किरात है। चीनी तिब्बती या किरात, जो कि 0.85% बोला जाता है। ठीक है, तो क्या पूरी बातें आपको समझ में आ गई भाई? ठीक है, एक बार नहीं समझ में आ रही है तो चीजों को रट जाओ। ठीक है, पूरे चीजों को रट जाओ अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिफ्रेश करके फिर देख लेना। ठीक है, चलिए इसको फ्रेश कीजिए, लास्ट टॉपिक जो बच गया उसको लिखिए और हम लोग आगे की ओर बढ़े। चलिए आइए, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आइए जानते हैं युवा के बारे में, समझ लेते हैं कि आखिर ये युवा होता क्या है। ठीक है, युवा होता क्या है? ठीक है, तो देखो 15 बरस से, है ना, जब मोदी जी आए ना 2024 में, फर्स्ट बार पीएम 2024 में मोदी जी बने थे, तो 15 बरस से लेकर 29 बरस तक के जो व्यक्ति है ना, जो भी कोई है 15 बरस से लेकर 29 बरस तक उसका उम्र हो रहा है ना इसके बीच में, तो उसको बोलेंगे युवा। क्या बोल सकते हैं उसको? युवा कहेंगे कि वो युवा में गिनती आएगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का उम्र 15 बरस से लेकर 29 बरस तक हो उसे युवा कहते हैं। आया बात समझ में? देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 के अनुसार, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आया था? तो 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति कब आया था? 2014 में, है ना। तो राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार, है ना, 15 से 29 वर्ष के आयु के समूह के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने मतलब यह है कि जब है ना, जब राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आया था ना, तो 2014 के अनुसार, ठीक है ना, कहा जाता है कि 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? युवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवा बोलते हैं। आया बात समझ में? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन कि युवा किसे कहेंगे? तो 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के व्यक्ति को युवा कहा जाता है। दूसरी बात आया कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आया था? तो 2014 में। कोई दिक्कत है इसमें? आइए, आप कह सकता है कि राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में 2 लाइन लिखिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। अर्थात 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि जो हमारे देश के युवा हैं अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना तो पूरा अपने क्षमता लगा दे, उसमें पूरा अपना जान लगा दे। ठीक है, तब जाके देश जो है अपना जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 2014 के पहले जो है ना शिक्षा का कोई उतना महत्व भी नहीं था। ठीक है, 2014 के बाद देखो कितना हो गया है। ठीक है, उतना लोग पढ़ भी नहीं करता था 2014 के पहले, अब देखो कितना लोग पढ़ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना था। अपनी एनर्जी, जितना आपके अंदर एनर्जी दम है उसको लगा दीजिए पढ़ाई में। ठीक है, मार में नहीं, पढ़ाई में लगा दो। ठीक है, आगे आओ। सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम रहना। जब अपना पूरा एनर्जी लगाइएगा किसी भी काम में ना, तो आप सक्षम कोई भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक होता है, जो वैज्ञानिक बनता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो वैज्ञानिक बनते हैं, छोटे उम्र से वैज्ञानिक बनने का प्रयास करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो कोई चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो अपना पूरा क्षमता लगा देते हैं। ठीक है, और क्षमता लगाते हैं इसलिए ताकि वो अन्य, जैसे देखना आप तुम होता है ना कि अमेरिका के वैज्ञानिक आप नाम सुने होंगे कि अमेरिका ये बना दिया, वो बना दिया, भारत देश तो कुछ नहीं बना। भाई, भारत के ही लोग जाके अमेरिका में बनाते हैं कोई चीज़ का, किस चीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब देखो भारत में कोई चीज़ का आप निर्माण कीजिएगा तो मान लीजिए आपको 10 लाख मिला, एक बात बोलते हैं कितना लाख मिला? 10 लाख, और वहीं चले जाइएगा अमेरिका में तो वहीं मिलेगा आपको 100 लाख। तो आप बताइए 10 लाख कमाना चाहते हैं कि 100 लाख कमाना चाहते हैं? 10 लाख कमाइएगा कि 100 लाख कमाइएगा? तो आपको ये 100 लाख कमाएंगे। तो भारत के ही लोग जाके अमेरिका में जो है किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। ठीक है, तो मोदी का कहना ये था ना कि हमारे देश के जो भी युवा है ना वो अपने कोई भी काम करे तो अपना पूरा क्षमता लगा दे, एनर्जी लगा दे। ठीक है, आए समझ में? उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बना। ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार 2015 में, है ना, कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। कह सकता है कि भारत सरकार जो है कौशल विकास के लिए कब नीति बनाई थी? तो 2015 में। कब बनाई थी? 2015 में। ठीक है, इस तरह से जो है आपका चैप्टर जो है आपका द एंड हो गया।
क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस चैप्टर से है ना क्या करना, ऑब्जेक्टिव का बुक निकालना। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव का बुक निकालना। ठीक है, और इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हो 50-60 जो ऑब्जेक्टिव दिया हो पूरा याद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, प्रवास। क्या नाम है उसका, प्रवास। ठीक है ना, तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी, अब थ्योरी ही देखो। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद भाई।